नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागोर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और लगभग 14 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। सिजोफ्रेनिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक रोग माना गया है और लगभग 100 में से एक को ये बीमारी देखी गई है। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के यानी पुरुष, स्त्री, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। अधिकतर ये बीमारी 15 से 25 साल की उम्र में होती है, लेकिन कई बार बाद में भी देखी जाती है। 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में भी देखी जाती है और कई बार आजकल 12, 13, 10 साल की उम्र में भी देखी जाने लगी है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण। सिजोफ्रेनिया को हम कैसे पहचानें? सिजोफ्रेनिया में इंसान का व्यवहार बदल जाता है या बदलने लगता है। इनमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंसान कुछ अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है वो बातें करने लगता है। वहम करने लग सकता है, जैसे कि लोग मेरी बात कर रहे हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग मेरे दुश्मन हैं, लोग मेरा नुकसान चाहते हैं, दुनिया मेरा नुकसान चाहती है, कोई मेरे को मरवाना चाहता है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस टाइप की बातें करने लगता है जो वास्तव में सच नहीं है। कई बार उनको कानों में आवाज़ सुनाई देने लगती हैं, यानी जो आवाज़ें नहीं हैं वो भी उसको महसूस होने लगती हैं। कई बार इंसान का व्यवहार इतना बदल जाता है कि वो उग्र होने लगते हैं, बहुत गुस्सैल होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। कई बार बिना वजह खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, चल दिए तो चल दिए। कई बार खड़े खड़े, चलते चलते घंटे घंटे, 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है। लेकिन उस बीमारी में इंसान की पहचान खत्म नहीं होती है, यानी पहचानता सबको है इंसान। खैर, लक्षण और भी कई होते हैं, जैसे कि मरीज़ अपने आप से बात करने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, अपने आप बैठे बैठे अपनी दुनिया में कुछ गुनगुना रहा है, बड़बड़ा रहा है। उनके जो कानों में आवाज़ आती है उनसे वो कई बार बातें करता है। उनको लगता है कि मेरी देवी देवता या भगवान से संबंध है, या फिर 2, 4, 5 लोग हैं जो मेरे बात करते रहते हैं, मेरे से कान में आवाज़ रहती है, मैं उनके सवाल जवाब करता रहता हूँ। कई बार मरीज़ का व्यवहार इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि सुसाइड भी कर लेता है और कई बार किसी को मार भी देता है। कई बार जैसे कई मरीज़ होते हैं छत से कूद जाते हैं, कई बार दूसरे को वो अटैक कर देते हैं। हालांकि ये बहुत कम देखा गया है, लेकिन 30% लोगों में ये देखा गया है। खैर, बीमारी क्यों होती है, किसको होती है, क्या कारण है, ये सब भी आपके दिमाग में आता होगा कहीं ना कहीं। तो पहली बात तो बीमारी क्यों होती है, पूरी अगर गहराई में जाएं तो पूरा क्लियर कट कारण तो अभी तक मेडिकल साइंस को पूरी तरह समझ में नहीं आया। लेकिन इसका जो कारण है मोटा मोटा, दिमाग के अंदर कुछ रसायन होते हैं, खासकर सीरोटोनिन और डोपामिन। ये रसायन बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पेट में एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब जानते हैं आप लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर पेट के अंदर बढ़ जाता है तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो अल्सर बना देता है। अगर वो कम हो जाता है तो बदहजमी हो जाती है, हमारा खाना भी नहीं पचता है। वैसे ही हमारे दिमाग में लगभग 100 तरह के रसायन पाए गए हैं। उन 100 में से 2-3 रसायन इसकी बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। वो रसायन दिमाग के अंदर बढ़ जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं तो जो चीज़ें नहीं हैं वो महसूस होने लग जाती हैं, जिनको हम डिल्यूजन और हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन हमारे 5 इंद्रियों में हो सकते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि हमारा कान, जैसे कि हमारी त्वचा, जैसे हमारी आँख, हमारी नाक, तो अलग अलग हेलुसिनेशन होते हैं। इनमें मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला हेलुसिनेशन है वो है आवाज़ों का, जिसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन होता क्या है, जैसे कि मेरी उंगली है, यहाँ पे अगर कुछ टच हो तो टच होने से क्या होता है, मेरे दिमाग को पता चलता है। कैसे? यहाँ जैसे ही टच हुआ तो यहाँ से जो नस है, नस के द्वारा सिग्नल पहुँचा यहाँ से, हाथ से, और फिर नस से और रीढ़ की हड्डी से और यहाँ से दिमाग तक वो सिग्नल पहुँचा, और सिग्नल से वहाँ पर एक रसायन रिलीज हुआ और उस रसायन की वजह से मेरे को पता चला कि मेरी उंगली कांटे से टच हुई है या ठंडे से टच हुई है या गर्म से टच हुई है या कांच से टच हुई है, किससे टच हुई है, ये मेरे को पता चल जाता है। अब क्या होता है इस बीमारी के अंदर, यहाँ पर कुछ टच नहीं हुआ, फिर भी
जो रसायन टच होने से रिलीज होता है वो रसायन बीमारी की वजह से रिलीज हो गया, तो हमारे दिमाग को लगेगा कि यहां पे कुछ टच हुआ है। मीन्स कान में कोई आवाज नहीं आई, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो कान की नस है उस नस के जो फाइनल जो सेंटर है वहां पर वो नस के अंदर रसायन रिलीज हुआ और उस रसायन की वजह से हमको लगा जैसे आवाज आ रही है, तो उसको वो सच नजर आता है। उसको हम समझा के कभी भी ठीक नहीं कर सकते कि भाई तेरा ये वहम है, नहीं भाई उसको तो आवाज आ रही है ना। तो इस तरीके से इसी वजह से हम इन बीमारियों को समझा के ठीक नहीं कर पाते। तो ये हेलुसिनेशन दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कई बार उनको कोई दिखाई देने लग जाता है, भूत प्रेत जैसे दिख रहे हैं, मेरे को कोई दिखता है, मेरे को कोई बुलाता है, मेरे को कोई पुकारता है। कई बार उसको स्मेल आने लगती है, कई बार स्किन पे कुछ टच होने, जैसे मेरे पैर शरीर पे कुछ कीड़े रेंग रहे हैं या चींटियाँ चल रही हैं, इस टाइप की चीज़ें महसूस होने लगती है। हालांकि उनके और बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, चींटी चलना वगैरह, लेकिन ये हेलुसिनेशन कोई भी हो सकता है। डिल्यूजन खासकर जो होते हैं ये होते हैं अपनी पत्नी के प्रति वहम या घर वालों के प्रति वहम कि इनका चरित्र ठीक नहीं है। जैसे किसी का जीवन साथी, पत्नी भी हो सकती है और पति भी हो सकता है, वो अगर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है या कहीं दूसरी बात कर रहा है तो लगेगा कि जैसे इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका किसी और के साथ संबंध है, या फिर ये मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, कर रही है। तो इस टाइप के, जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं लेकिन दिमाग के अंदर रसायन रिलीज हुआ कि ये मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये इस वजह से होता है। लेकिन हमारे देश में एक्चुअली मेडिकल साइंस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान सब लोगों को है नहीं, तो इस वजह से इस बीमारी के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। भ्रांतियाँ क्या, भाई इसको तो आवाज़ आती है तो तंत्र मंत्र का है, ये तो कोई शाने भूपे का है, ये तो कोई देवी देवता का है, ये तो कोई टोना टोटका का असर है। तो इस चक्कर में मरीज़ कई बार हम तक पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो चुके होते हैं। और इस बीमारी के लिए कहा जाता है, सभी बीमारियों के लिए कहा जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक किसान आदमी भी रहा हूँ। खेत में जब एक मेड़ टूटती है और अगर टूटते ही उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो थोड़ी सी मिट्टी से ही वो पानी रुक जाता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें या आधा अधूरी मिट्टी डालें, उसको पूरा नहीं रोकें, तो पानी इतना फैलता है कि पूरी क्यारी को गीला कर देता है और फिर कई बार उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। वैसे ही इस बीमारी के साथ भी होता है। जैसे आपके मरीज़ हैं, इस बीमारी में हमारे पास ज़्यादातर पहुँचते पहुँचते टाइम लंबा हो चुका होता है और तब तक वो बीमारी परमानेंट हो चुकी होती है। हालांकि इसके लिए ये भी कहा जाता है कि मरीज़ को अगर आप जल्दी भी ले आओ तो भी 70% संभावना होती है कि बीमारी जीवन भर चलेगी। 30% मरीज़ हमेशा के लिए ठीक भी हो जाते हैं अगर दवाइयाँ प्रॉपर लें, उनका सपोर्ट अच्छा है, उनका सिस्टम अच्छा है। ये मरीज़ क्या दवाई लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि हम बीमार हैं, इनको लगता नहीं है कि हम बीमार हैं, तो फिर जब लगता ही नहीं तो हम दवाई क्यों लें। दूसरा, फिर अगर ठीक भी हो जाते हैं, जैसे कई बार हमारे मरीज हैं, जैसे आपका है, मरीज़ दवाई लेता है, ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद फिर लगता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब मेरे को क्यों दवाई दे रहे हैं, मेरे को ज़बरदस्ती दवाई दे रहे हैं, मेरे को दवाई छोड़ देनी चाहिए। और फिर घर वालों को भी लगता है कि यार दवाई फालतू में क्यों दिए जा रहे हैं। घर वाले भी उनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ यार सही बात है, क्यों दवाई ज़बरदस्ती दें, क्योंकि दवाई के कई साइड इफेक्ट भी कई बार देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार भूख ज़्यादा लगती है, कई बार नींद ज़्यादा आती है, कई बार आलस ज़्यादा हो जाता है। तो वो सब भी चीज़ें होती हैं, उनको हमारे डॉक्टर के पास आते रहते हैं तो हम उनको मैनेज भी करते हैं। लेकिन इस मुगालते में ज़्यादातर लोग दवाई बंद कर देते हैं, अधिकांश लोग दवाई बंद कर देते हैं, और इस वजह से फिर वो बीमारी अगली बार जब आती है और बढ़ के आती है। वो हमारे लिए मुश्किल होती है और आपके लिए मुश्किल होती है। बीमारी के जितने झटके आते हैं, यानी बीमारी जितने बार होती है, उतना ही उसको ठीक करना मुश्किल होता है, उतना ही उसमें ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और उतना ही ठीक होने के बावजूद उसके दिमाग में कोई ना कोई कमी रह जाती है। यानी पहले की तरह कई बार मरीज हमेशा के लिए हो ही नहीं पाता है, उनका दिमाग थोड़ा बहुत तो हमेशा के लिए कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रह ही जाता है। तो ये आपके मरीज को बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी का इलाज पहले कुछ नहीं था। हम साइकियाट्रिस्ट लोगों को भी पहले केवल इसी बीमारी का डॉक्टर माना जाता था। आजकल तो हम 100 मरीज देखते हैं तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मरीज इसके होते हैं, बाकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, फोबिया उसके मरीज़ होते हैं या बाइपोलर के होते हैं। लेकिन पहले, आज से लगभग 30-40 साल पहले, साइकियाट्रिस्ट जो लोग थे वो ज़्यादातर इसी बीमारी का इलाज किया करते थे, तो इसलिए हमको इन्हीं बीमारियों का डॉक्टर माना जाता था।
1950 से पहले इस बीमारी की कोई दवाई नहीं थी, केवल शॉट लगाए जाते थे और मेंटल हॉस्पिटल खोल दिए जाते थे। जैसे आगरा में था, रांची में था, उनके अंदर उनको डाल दिया जाता। कुछ लोग वक्त के साथ अपने आप ठीक होते जाते, उनको घर भेज देते, जो ठीक नहीं होते वो वहीं के रह जाते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा सब मेंटल हॉस्पिटल लगभग बंद हो लिए, अब उनमें ज़्यादा मरीज नहीं भरते हैं। अब तो क्या है, बहुत आसान इलाज उपलब्ध है दवाइयों से। अब तो इसकी कोई 20 तरह की दवाइयाँ आ चुकी हैं, बस अड़ते दवाई ली जाए। तो अब तो अच्छी दवाइयाँ हैं, साइड इफ़ेक्ट कम से कम जिनके हैं वो दवाइयाँ भी अभी उपलब्ध हैं। अभी तो हम शॉट भी कोई साल में तो जैसे 6 महीने में कोई एक आध मरीज़ का शॉट लगाता हूँ, नहीं तो बिना शॉट के भी मरीज़ ठीक होते हैं। हालांकि वो भी एक बहुत अच्छा इलाज है। अगर मरीज़ वॉयलेंट है, मरीज़ खतरनाक है, मरीज़ मरने मारने का प्रयास कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा इलाज है। और अगर हम डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसको भी लगवाने में परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसको आजकल बेहोश करके एनेस्थेटिस्ट के अंडर में देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं। तो जो टीवी में दिखाया जाता है कि भाई पकड़ के जबरदस्ती बांध के देते हैं, वो सारी चीज़ें अब नहीं। आप अपने मरीज़ को देख रहे होंगे, शॉट हमने खैर लगाई नहीं, ठीक है। तो हमको ये अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि इस बीमारी का बहुत आसान इलाज उपलब्ध है, बशर्ते दवाइयाँ दी जाएँ। दवाइयों की रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन मरीजों में हमको ध्यान क्या रखना है, इसमें अगर हम कारण देखें तो कारण में कई बार देखा गया है कि मरीज़ कई बार जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता है, बहुत ज़्यादा दबाव में आता है, तो कई बार बीमारी बढ़ जाती है। कई बार अगर कोई नशा कर ले तो बीमारी बढ़ जाती है। इस बीमारी के कुछ मरीज़ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे के आदी भी हो जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उनका थोड़ा सा, हालांकि उनको कहना नहीं है चीज़, थोड़ा सा इनका टेंशन रिलीव हो जाता है। तंबाकू लेते हैं ना, बीड़ी लेते हैं, तो उससे कोई भी आदमी लेता है तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। चाहे आप देखो ना, किसी भी अधिकारी को, मंत्री को, कहीं भी लेते हैं, लिया और बस हाँ बस अब अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इस बीमारी में क्या है, इनकी जो टेंशन सी रहती है हमेशा एक दिमाग में, वो टेंशन थोड़ा सा रिलीव हो जाता है, तो इसलिए इनका कई बार नशा छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनको नशे की आदत नहीं पड़ने दें जहाँ तक हो सके। अगर पड़ भी चुकी है तो डॉक्टर को बताएं, हम उनका इलाज भी करते हैं। दवाइयाँ कुछ ऐसी भी आती हैं, अगर नहीं लेते हैं तो उनके खाने में मिला के दी जा सकती हैं। आजकल कुछ इंजेक्शन भी आते हैं जिनको महीने महीने या 15-15 दिन, 20-20 दिन में लगाया जाता है, और वो लगता रहता है तो मरीज़ सही चलता रहता है। मैं इस बीमारी के अगर कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करूं, एक अभी आपने पढ़ा होगा, लगभग 3-4 महीने हुए हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने आइंस्टीन को चैलेंज किया था। अमेरिका में गए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, और उन साइंटिस्ट ने वहाँ पर एक नासा की कोई कंप्यूटर ख़राब हो गए थे, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन, आपको पता है ना, हाँ, तो उनको ये बीमारी थी। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अंदर भी ये बीमारी देखी गई है, तो उनको ये बीमारी होने लगी। अब वहाँ पे उनका इलाज भी होने लगा, लेकिन कुछ परिस्थिति पता नहीं क्या रही, मैं जानता नहीं, उनको यहाँ देश में लाया गया और यहाँ पर उनका इलाज नहीं लिया गया प्रॉपर, जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। तो अभी उनकी बहुत ही बुरी परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। तो इसकी तुलना करें अगर हम, एक वशिष्ठ नारायण सिंह, अमेरिका में आपके भी भाई हैं, उनकी ही तुलना की जाए, जॉन नैश एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के अंदर, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी इसी बीमारी से ग्रसित थे। तो विदेशों में इस बीमारी की केयर ज़्यादा अच्छी होती है, विदेशों में भ्रांतियाँ बहुत कम है इस बीमारी के बारे में, विदेशों में समाज में भी इन बीमारियों के प्रति एक स्टिग्मा बहुत कम है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, और इलाज करना, करवाना सबके लिए आसान है। यहाँ तो आप हमारे पास आते आते जैसे आपको 1 साल हो गया, जबकि वो लड़का नर्सिंग कर रहा है, माँ को भी बीमारी है, ठीक है। तो बीमारी किसी को भी हो सकती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट या नोबेल प्राइज़ विनर को भी हो चुकी है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को भी ये बीमारी हो चुकी है, बड़े बड़े अधिकारी मंत्रियों को हो चुकी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो चुकी है। बीमारी किसी को भी हो जाती है। अब किस किस का मैं नाम गिनाऊं, कोई मतलब नहीं है। जो जा चुके हैं उनका नाम मैं गिना सकता हूं, जो जिंदा है उनका नाम गिनाने का मतलब नहीं है। मुंबई में बड़े बड़े लोगों को है। तो बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एलर्जी है, अस्थमा है, ये क्रोनिक बीमारियां होती हैं। जैसे डायबिटीज़ है तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर है हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और अधिकांश आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। वैसे ही इस बीमारी में भी दवाई जहाँ तक है लेनी ही पड़ेगी, 70% संभावना है। किसी वहम में नहीं आए, किसी प्रपंच में नहीं पड़े, किसी टोने टोटके में नहीं पड़े। हाँ, आपकी श्रद्धा है, भगवान के पास जाते हो आप, आराम से जाओ, जरूर जाओ, लेकिन दवाई बंद नहीं करो।
क्योंकि मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि लक्ष्मण जी को जब तकलीफ हुई थी, शक्ति लगी थी, तो राम जी ने वैद्य जी को बुलाया था और वैद्य जी के कहे अनुसार वो दवाई मंगाई थी और उस दवाई से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तो भगवान ने भी जब ये मर्यादा स्थापित की है कि भैया देखो, जब बीमारी है तो आपको वैद्य की बात माननी पड़ेगी और वो फॉलो करनी पड़ेगी, इस बीमारी में आपको ये ज़्यादा मानने की ज़रूरत है। इस बीमारी के कुछ और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि खानदान। अगर किसी के माँ या बाप को बीमारी है तो बच्चों में बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। भाई बहन में किसी को है तो दूसरों को भी संभावना ज़्यादा होती है। जिसकी माँ को, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, माँ अगर बहुत ज़्यादा भूखी रही है, बहुत ज़्यादा भूखमरी का माहौल रहा है, उसको बार बार जुकाम रही है या कोई और बीमारी रही है उसको, जिसकी वजह से उसको पूरा बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला है, बच्चे का विकास डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है दिमाग का, उनके अंदर भी बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। कई बार चोट के बाद भी संभावना बढ़ जाती है। कई बार ये गांजा भांग लेते हैं, इसकी वजह से ही बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो हमको बीमारी का इलाज भी करना है, और बीमारी से अगर किसी के अंदर संभावना है, जैसे जिसके घर में होती है, तो उसमें दूसरे लोगों को हमको बचाने के लिए एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि संभावना है। डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग कोरोना से बचने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ जिनके घर में ये बीमारी है उनके घर वालों को भी इस बीमारी से बचने का प्रयास करना चाहिए। बीमारी कोई महाभारत नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, इस बीमारी का भी इलाज उपलब्ध है। इलाज लें, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की बात मानें, डॉक्टर पे भरोसा नहीं करें। मेरे पे नहीं तो किसी और पे करें, किसी और पे नहीं है तो और पे करें। लेकिन हाँ, आज के टाइम में योग्य डॉक्टर काफ़ी हैं, और डॉक्टर के अंडर में ही इलाज लें और दवाइयाँ लें, और इस तरीके से हम इस बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं।